हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ पे मैं मिडवाइफरी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ। आप लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आप लोग को यहाँ पे नए नए टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग कंप्लीट यहाँ पे लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया, मैनेजमेंट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी के टाइम होता है मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसका मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल है। तो उसका मैनेजमेंट में ये जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, जो यह एससीजी का लेवल जो होता है बढ़ जाने के कारण यह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है मॉर्निंग सिकनेस। इसमें जो होता है ऑप्शन में दिया गया है, इनकरेज द पेशेंट टू टेक ड्राई टोस्ट बिस्कुट बिफोर लीविंग द बेड। रोगी को सोने से पहले बिस्कुट व सूखा टोस्ट लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। एवॉइडेंस ऑफ फैटी फूड्स, यानी वसायुक्त भोजन से परहेज करना है। ऑयली फूड जो है ये सब नहीं खाना है। उसमें है शारीरिक समर्थन देना, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो होता है प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे ये सभी जो हो जाएगा इसमें शामिल हो जाएगा मॉर्निंग सिकनेस में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, फॉलोइंग आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सेप्ट। मादा जननांग में निम्नलिखित शामिल है सिवाय एक को छोड़कर। जो शामिल नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यहाँ पे हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सर्विक्स, हो जाएगा क्लाइटोरिस, होगा ओवरीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो प्रोस्टेट है यह मेल में पाया जाता है। प्रोस्टेट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में दिया गया है, एक्सपल्सन ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ फीटस फ्रॉम इट्स मदर व्हेन इट इज नॉट कैपेबल टू सर्विस इंडिपेंडेंटली इज नाउन एज। एम्ब्रियो और भ्रूण का उसकी माँ से निष्कासन जहाँ वह जीवित रहने में सक्षम नहीं है के रूप में जाना जाता है। इसको एबॉर्शन बोलते हैं। इस कंडीशन को जो है एबॉर्शन बोलते हैं। इसमें जो है बेबी का ये 20 वीक से पहले ही, मतलब प्रेगनेंसी में एबॉर्शन की स्थिति में 20 सप्ताह से पहले ही यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलता है और इसमें जो फीटस का वेट होता है 500 ग्राम से कम होता है। उस कंडीशन को एबॉर्शन कहते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है उस कंडीशन को जिसमें भ्रूण जो होती है माँ से निष्कासन जहाँ वह जीवित रहने में सक्षम नहीं है, उस कंडीशन को एबॉर्शन कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एबॉर्शन विथ क्लिनिकल फीचर्स इन्फेक्शन द यूट्रस इज नाउन एज। गर्भाशय के संक्रमण की नैदानिक विशेषताओं वाला एबॉर्शन का टाइप वह कहलाएगा। यहाँ पे जो है यूट्रस में इन्फेक्शन की स्थिति में जो एबॉर्शन होता है उस कंडीशन में वह कौन सा एबॉर्शन का टाइप होगा। ऑप्शन में दिया थ्रेटेंड, इनविटेबल, मिस्ड एबॉर्शन या फिर सेप्टिक एबॉर्शन। तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा यूट्रस में इन्फेक्शन की कंडीशन में, तो वह कंडीशन जो हो जाएगी सेप्टिक एबॉर्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे है, टाइप ऑफ एबॉर्शन आल्सो नाउन एज साइलेंट मिसकैरेज। गर्भपात का प्रकार जो कि मौन गर्भपात भी कहा जाता है। इसको साइलेंट मिसकैरेज मतलब कि ये जो होता है फीटस को डेथ हो जाता है, साइलेंट मिसकैरेज, और वह बाहर नहीं निकलता है, इसके ये यूट्रस के अंदर ही डेथ हो जाता है, उसको मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। मिस्ड एबॉर्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, द प्रोसीजर विच इज जनरली यूज इन केस ऑफ एबॉर्शन। गर्भपात के मामले में आमतौर पर किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। कौन सा जो है गर्भपात होता है उस कंडीशन में उसका कौन सा जो होता है प्रक्रिया जो होता है उसमें यूज किया जाता है एबॉर्शन में। तो उसमें हो जाएगा डायलेटेशन एंड इवैक्यूलेशन। डी एंड ई किया जाता है, डी एंड ई किया जाता है, डायलेटेशन एंड इवैक्यूलेशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर में दिया गया, टाइप ऑफ एबॉर्शन इन विच पेशेंट हैज फॉलोइंग सिम्टम्स फीवर, पेन इन एब्डोमेन एंड पुरलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज। टाइप ऑफ एबॉर्शन, गर्भपात का यहाँ पे हुआ प्रकार जिसमें कि रोगी को निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जिसमें बुखार की कंडीशन, पेट दर्द, योनि से मवाद, स्राव,
वह जो है किस टाइप का गर्भपात है, गर्भपात का कौन सा प्रकार है जिसमें कि ये सब कंडीशन जो है देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेप्टिक। सेप्टिक एबॉर्शन जो होता है इस कंडीशन में जो है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेप्टिक एबॉर्शन। सेप्टिक एबॉर्शन में यह कंडीशन जो होता है यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे है इक्टोपिक प्रेगनेंसी इज डिफाइनेड एज अस्थानिक गर्भावस्था जो है इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी को का डिफिनेशन हो जाएगा क्या, इक्टोपिक प्रेगनेंसी एक कंडीशन होता है, वो समस्या होता है जिसमें कि यूट्रस में जो एग होता है उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना होकर अदर कोई भी साइट में इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। मेन साइट जो देखा जाता है वह फेलोपियन ट्यूब एम्पुला वाले भाग में जो होता है इसका साइट देखने को मिलता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें जो इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना होकर कोई और स्थान पे हो जाता है, उस कंडीशन को इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। ऑप्शन में दिया इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन द यूट्राइन कैविटी, गर्भाशय गुहा में निषेचित डिम का आरोपण, ये तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पे यूट्रस में इसका इम्प्लांटेशन होता ही नहीं है। उसके बाद सेकेंड में दिया इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड यूट्राइन कैविटी, गर्भाशय गुहा के बाहर निषेचित डिम का आरोपण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे गर्भाशय में ना होकर बाहर निषेचित डिम का आरोपण होना। फर्टिलाइज जो ओवम होता है उसका निषेचन जो होता है यूट्रस में ना होकर किसी अन्य स्थान पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, उस कंडीशन को इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो स्थानीय गर्भावस्था का सामान्य प्रकार पूछा गया है जो कॉमन साइट देखने को मिलता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी में। तो ये हो जाएगा ट्यूबल। ट्यूबल माने फेलोपियन ट्यूब में ज़्यादातर जो होता है वह वहीं पे ग्रो वहीं पे जो होता है इम्प्लांट हो जाता है फर्टिलाइज्ड एग का ट्यूबल। यहाँ पे ट्यूबल प्रेगनेंसी यहाँ फेलोपियन ट्यूब में देखा जाता है, इसका कॉमनेस्ट टाइप जो है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, दिया गया फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड्स, वो स्थानीय गर्भावस्था के लिए जिम्मेदार कारक में शामिल है। वो इक्टोपिक प्रेगनेंसी का यहाँ पे ये फैक्टर पूछा गया है, वो जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जिसको भी की बोलते हैं यहाँ पे। उसके बाद हो जाएगा फेलर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सच एज कॉपर टी जैसी गर्भ निरोधक विधि का फेल होना। ऑप्शन सी में दिया गया है ट्यूबल पुनर्निर्माण जिसमें कि ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी किया गया हो। तो ये जो हो जाएगा तीनों कंडीशन जो हो जाएगा इसका ये फैक्टर हो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11 में, इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए फीचर ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, निम्न में से एक अधिक गर्भधारण की विशेषता नहीं है। यहाँ मल्टीपल प्रेगनेंसी की विशेषता नहीं है। मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब 2 या 10 से अधिक ये बेबी का जो होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी, इसमें कि ट्विन प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। तो इसमें कौन सा है जो विशेषता है उसका नहीं है। ऑप्शन में दिया है 2 अलग अलग भ्रूण के दिल की आवाज़ सुनना, 3 भ्रूण ध्रुवों की खोज, फाइंडिंग ऑफ 3 फीटल पोल्स, फंडल हाइट इज अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ एमेनोरिया, यहाँ एक्सेसिव फीटल मूवमेंट। तो ये 3 जो कंडीशन है फर्स्ट, सेकेंड और यहाँ पे डी नंबर, जो 3 कंडीशन है यह जो होता है मल्टी प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में। लेकिन जो ये है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फंडल हाइट इज अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ एमेनोरिया, तो ये कंडीशन जो है नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे फंडल हाइट जो बोल रहा है एमेनोरिया की अवधि के अनुसार ही होगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे मेटरनल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ द मल्टीपल प्रेगनेंसी, बहुगर्भावस्था से जुड़ी मातृ जटिलता है।
मल्टीपल प्रेगनेंसी से जुड़ी मातृ जटिलता को, ये जो कॉम्प्लिकेशन है, तो उसमें कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? मल्टीपल प्रेगनेंसी, बहु गर्भावस्था में, जिसमें ट्विन प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी देखने को मिलता है, तो उसमें हो जाएगा APH। उसमें हो सकता है माल प्रजेंटेशन की स्थिति में एक साथ 2 बच्चे का ये हो रहा है, तो उसमें तो माल प्रजेंटेशन भी देखने को मिल सकता है। हाइड्रोमिनास का कंडीशन भी देखने को मिल सकता है। APH का फुल फॉर्म हो जाएगा एंटीपार्टम हेमरेज। यहाँ माल प्रजेंटेशन कंडीशन, हाइड्रोमिनास, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन जो है देखने को मिलेगा मल्टीपल प्रेगनेंसी पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया एक कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी इन विच अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज लेस देन 200 ml एट टर्म इज नाउन एज 200 ml एट टर्म इज नाउन एज। यहाँ पे गर्भावस्था की एक स्थिति जिसमें कि एमनियोटिक द्रव की मात्रा जो होती है 200 ml से कम होती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो होता है 200 ml से अगर कम है एमनियोटिक फ्लूइड, तो वो कंडीशन होती है ओलिगोहाइड्रोमिनास। ओलिगोहाइड्रोमिनास, उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा होता है वो 200 ml से कम होता है। अगर एक कंडीशन और होता है, इसमें 2000 ml से ज़्यादा अगर हो एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनास। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइनी ट्रीटमेंट ऑफ प्लासेंटा प्रीविया इंक्लूड्स। प्लासेंटा प्रीविया के निश्चित उपचार में शामिल है। प्लासेंटा प्रीविया के निश्चित उपचार में शामिल यहाँ पे पूछा गया। प्लासेंटा प्रीविया जो एक कंडीशन होता है जिसमें कि यूट्रस का जो इम्प्लांटेशन होता है वो अपर सेगमेंट में होता, ये प्लासेंटा का जो इम्प्लांटेशन होता है वह अपर सेगमेंट में होता है। लेकिन ये जो प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन जो होती है, इसमें जो होता है प्लासेंटा जो होता है लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है। उसमें जो होता है OS को जो होता है ये आंशिक या पूर्ण रूप से जो होता है ढकने लगता है, उस कंडीशन को प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। और यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट में क्या क्या शामिल है, जो हो जाएगा बेड रेस्ट हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हेमेनेटिक्स, पूरक जो है सप्लीमेंट्री हेमेनेटिक्स, यूज ऑफ टोकोलाइटिक्स का यूज, यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन जो इसका है उपचार में शामिल है। सिजेरियन सेक्शन के कंडीशन में जो होता है प्लेसेंटा प्रीविया का निश्चित उपचार किया जाता है सिजेरियन सेक्शन कर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है इटियोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्रुप्सियो प्लेसेंटा इज। यहाँ पे इटियोलॉजिकल कारक एब्रुप्सियो प्लेसेंटा के लिए जिम्मेदार है। एब्रुप्सियो प्लेसेंटा क्या कंडीशन है? एब्रुप्सियो प्लेसेंटा जो होता है, एब्रुप्सियो प्लेसेंटा APH में जो होता है, इसका ये पार्ट होता है APH का, इसमें प्लासेंटा प्रीविया और एब्रुप्सियो प्लेसेंटा होता है। उसमें एब्रुप्सियो प्लेसेंटा जो होता है, इसमें बेबी के डिलीवरी होने से पहले ही, बेबी जो होता है उसके डिलीवरी होने से पहले ही जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा का सेपरेशन हो जाता है, प्लेसेंटा जो होता है वह अलग हो जाता है यूट्रस से, तो उस कंडीशन को एब्रुप्सियो प्लासेंटा कहते हैं, जिसमें कि ब्लीडिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया इटियोलॉजिकल कारक पूछा गया, इसका जिम्मेदार कारक क्या है? तो यहाँ पे इंक्रीज्ड BP, सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन, सिक प्लासेंटा। तो अगर एब्रुप्सियो प्लासेंटा में बेबी की डिलीवरी होने से पहले ही प्लासेंटा का सेपरेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में BP बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन होता है, सिक प्लासेंटा, बीमार अपरा की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है तीनों कंडीशन जो होता है जिम्मेदार इसका इटियोलॉजिकल कारक में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कॉमनेस्ट हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसीज। गर्भावस्था का सबसे आम रुधिर संबंधी विकार है।
प्रेगनेंसी में जो कॉमनेस्ट होता है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर वह क्या है? तो उस प्रेगनेंसी में जो कॉमनेस्ट हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वह सबसे कॉमनेस्ट होता है एनीमिया। एनीमिया जो होता है ये कंडीशन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी इज। गर्भावस्था से संबंधित रक्त अल्पत्वरी का रोग निरोधी उपचार है। यहाँ पे एनीमिया जो है प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट एनीमिया एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी इज। गर्भावस्था से संबंधित रक्त अल्पता का रोग निरोधी उपचार क्या है? यहाँ पे पूरक आयरन थेरेपी, माँ को आयरन युक्त आहार लेने के लिए प्रोत्साहित करे। सी में दिया है हुक कृमि संक्रमण का शीघ्र निदान करे। ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट यहाँ पे है काउज ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ फीटस। इंट्रायूट्राइन डेथ का काउज क्या है? इंट्रायूट्राइन यानी भ्रूण के अंदर ही गर्भाशय में ही फीटस का जो है डेथ हो जाना, उसका कारण पूछा गया। एपीएच हो जाएगा, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर सच ए प्रीएक्लेम्सिया, सीवियर एनीमिया। यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे पूछा गया इंट्रायूट्राइन डेथ का काउज हो जाएगा ये जो तीनों कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन देखने को मिलेगा। एंटीपार्टम हेमरेज, प्रीएक्लेम्सिया का डिसऑर्डर है या फिर सीवियर एनीमिया है। तो ये तीनों कंडीशन में है डेथ देखने को मिलेगा, इंट्रायूट्राइन डेथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 विच स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इन प्राइमरी ओसाइट। प्राथमिक ओसाइट में प्रथम अधसूत्री विभाजन के बाद कौन सी संरचना बनती है? ऑप्शन दिया सेकेंडरी ओसाइट, ओवम, पोलर बॉडी, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे जो होता है प्राथमिक ओसाइट में प्रथम अधसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद जो होता है सेकेंडरी ओसाइट और यहाँ पे द्वितीयक जो होता है पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, सेकेंडरी ओसाइड और पोलर बॉडी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे है विच इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है जो कि फीमेल में होती है, वो होती है ओवम। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओवम, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए ह्यूमन बॉडी में जो कि मेल में होता है, वो होता है स्पर्म। नेक्स्ट यहाँ पे है while examining the pregnant mother which of the following methods of physical examination is used। एक गर्भवती माँ की जांच करते समय निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक जांच की विधियों का प्रयोग किया जाता है? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, एस्कुलेशन, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे ये तीनों जो है एग्जामिनेशन करते समय ये तीनों का जो है यूज़ किया जाता है। ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच कंडीशन में काउज लो ओएस्ट्रोल लेवल। गर्भावस्था के दौरान किस स्थिति में ओएस्ट्रोल का स्तर कम हो सकता है? फीटल डेथ, डाउन सिंड्रोम, हाइड्रेटिफॉर्म मोल। तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन की स्थिति में जो है ओएस्ट्रोल लेवल का जो स्तर है, लेवल का स्तर जो है वह कम हो जाएगा। फीटल डेथ है, डाउन सिंड्रोम है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल जो एक होता है यह प्लासेंटा की सामान्य स्थिति है जिसमें कि ये डिजेनरेटिव और प्रोलिफेरेटिव जो होती है, प्रोलिफेरेटिव परिवर्तन होने के कारण ये इसमें जो वेसिकल्स सिस्ट के समान जो आकार होता है वो बन जाता है। उस कंडीशन को हाइड्रेटिफॉर्म मोल कहते हैं प्लासेंटा में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 आफ्टर सिजेरियन सेक्शन ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विदिन। सिजेरियन सेक्शन के बाद स्तनपान शुरू किया जाना चाहिए। सिजेरियन सेक्शन हुआ, उसके बाद डिलीवरी हुआ सिजेरियन सेक्शन के द्वारा, उसके बाद जो है बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है तो वो कितने घंटे के बाद
करवाना है तो सिजेरियन सेक्शन के कंडीशन में 2 से 4 घंटा लग सकता है। 2 से 4 घंटा के शुरू कर देना चाहिए। और अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो उसमें 30 मिनट से लेकर 1 आवर तक है, जितना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग करवा देना चाहिए। तो यहाँ पे इस सिजेरियन सेक्शन का कंडीशन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 2 से 4 आवर्स। नेक्स्ट है पोस्टेरियर फंटानेल इज आल्सो नाउन एज। पोस्टेरियर फंटानेल को किस नाम से जाना जाता है? जो पोस्टेरियर फोंटानेल होता है एक एंटेरियर फोंटानेल, एक पोस्टेरियर फोंटानेल होता है, जिसमें कि एंटेरियर फोंटानेल जो होता है उसको ब्रेगमा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पूछा गया पोस्टेरियर फोंटानेल जो होता है वो होता है लेमडा। यहाँ पे हो जाएगा इसका अन्य नाम जो होता है पोस्टेरियर फोंटानेल को लेमडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉलोइंग डिसऑर्डर्स आर फाउंड ओनली इन प्रेग्नेंट वुमेन एक्सेप्ट। निम्नलिखित विकारों को छोड़कर केवल गर्भवती महिला में पाया जाता है। कौन सा ऐसा कंडीशन है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को छोड़कर फाउंड ओनली प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है, केवल गर्भवती महिला में? ऐसा कौन सा विकार है? तो प्लासेंटा प्रीविया, एनीमिया, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, अब्रूप्सियो प्लेसेंटा। ये तो कॉम्प्लिकेशन हो गया है प्रेग्नेंट वुमेन का। और लेकिन ये जो एनीमिया की स्थिति जो होती है वो अधिकतर जो होती है प्रेग्नेंट लेडी उसमें देखने को मिलता है एनीमिया का कंडीशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखेंगे अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन कंटेंट बाय 1 टेबलेट ऑफ फेरस सल्फेट इज। फेरस सल्फेट की एक गोली में मौलिक आयरन तत्व की मात्रा होती है, एलिमेंटल आयरन जो होता है वह 60 mg। 60 mg जो होता है एलिमेंटल आयरन होता है फेरस सल्फेट की एक टेबलेट में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बल आयरन कंटेंट बाय 1 टेबलेट फेरस सल्फेट इज। यहाँ पे फेरस सल्फेट की एक गोली में अवशोषित करने योग्य आयरन की मात्रा पूछा गया। वहाँ पे एलिमेंटल आयरन पूछा गया था जिसमें हो जाएगा 60 mg पर डे। यहाँ पे पूछा गया फेरस सल्फेट में क्या एब्जॉर्बल आयरन। तो यहाँ पे इसकी मात्रा जो हो जाएगी 15 mg। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड फॉर ए वुमेन। गर्भावस्था के दौरान महिला में कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? प्रेगनेंसी के टाइम कैल्शियम का जो है आवश्यकता वो कितना होता है? वो हो जाएगा 1000 mg पर डे। 1000 mg जो होता है पर डे इसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है एंटीनेटल एडवाइस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। प्रसव पूर्व सलाह में शामिल है। प्रसव पूर्व सलाह में एंटीनेटल एडवाइस में क्या क्या शामिल है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी टेक मैक्सिमम 6 आवर्स बेड रेस्ट पर डे। क्वाइटस शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आल्सो ड्यूरिंग द लास्ट 6 weeks। The pregnant woman should wear comfortable clothes, smoking and use alcohol should be avoided। तो यहाँ पे ये चारों कंडीशन जो है यहाँ पे लागू होगा एंटीनेटल एडवाइस में। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी मैक्सिमम 6 आवर्स बेड रेस्ट पर डे। अधिकतम 6 घंटे तक बेड रेस्ट लेना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि फर्स्ट प्योरिटी में यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द यूट्रस कॉन्ट्रेस्टाइल सिस्टम इज। गर्भाशय संकुचन प्रणाली में शामिल तत्व है एक्टिन, मायोसिन, एटीपी। तो यहाँ पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट में जो है ये जो सिस्टम है एक्टिन, मायोसिन, एटीपी, ये जो तीनों है ये तीनों जो होता है ये शामिल होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 31 इन प्राइमरी ग्रेविडा टाइम पीरियड ऑफ लेटेंट फेज इन
पार्टोग्राफ इज अप्रोक्सीमेटली। प्राइमरी ग्रेविडा में पार्टोग्राफ में अव्यक्त चरण की समय अवधि लगभग होती है। यहाँ पे लेटेंट फेज है, लेटेंट फेज पूछा गया है, ये यहाँ पे ध्यान देना है। लेटेंट फेज में यानी फर्स्ट स्टेज में ही लेटेंट फेज आता है, उसमें जो है इसका समय अवधि कितना होता है तो वो हो जाएगा, प्राइमरी ग्रेविडा में पूछा गया तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।